बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 22 नवंबर पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर के 4 बज रहे हैं और सबसे पहले काउंटडाउन 7 डेज टू गो। सिर्फ 7 दिन रह गए हैं अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। ये बात तो आपके सामने बार बार रख रहा हूं कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे। एक सर्कस होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज के व्लॉग में भी एक ऐसी ही खबर आपके सामने रखेंगे और वो है कि अब डीजी आईएसपीआर खुद से डॉक्टर्स एक ऐसी ही खबर आपके सामने रखेंगे और वो है कि अब डीजी आईएसपीआर खुद से डॉक्टर्स के, जी हाँ, जो मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं उनके नंबर काटना शुरू हो गए हैं। अगर वो डीजी आईएसपीआर का फंक्शन, उनका प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे तो 5 नंबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है काट लेगी। मैंने आपको कहा ना कि हर गुजरता दिन एक सर्कस होगी। इस खबर को तफसील से आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लें ज़रा कि अगला आर्मी चीफ कौन हो सकता है अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोटिफिकेशन ना मिला। क्योंकि अब हम हक बजानब है, हमने बहुत वेट किया इनके नाम दिखाने में, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब अपना नोटिफिकेशन अभी तक नहीं ले सके। एक बात वाजे कर दूं, इससे आपने कोई हिडन इशारा नहीं समझना। मैं आपको पता है कि सस्पेंस नहीं बेचता, झूठ भी नहीं बेचता। सिर्फ और सिर्फ उनका नोटिफिकेशन जितना करीब हो गया डेडलाइन के, इसलिए अब हम जो कंटीजेंसी प्लान हो सकते हैं उनके बारे में आपके सामने बात रख रहे हैं। क्योंकि अगर अमूमी तौर पर देखें तो तकरीबन तमाम चीज़ें उनके कंट्रोल में लग रही हैं। सब कुछ, सारी बिसात तो उन्होंने लपेट के अपने हाथों में ली हुई है। तो लग नहीं रहा अभी भी कि उनका नोटिफिकेशन कोई रोक पाएगा। लग यही रहा है कि वो अपना नोटिफिकेशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये जो डिले किया जा रहा है उनके नोटिफिकेशन को, इससे ये भी उम्मीद पैदा हो रही है कि शायद मुल्क की, वतन की उनसे जान छूट जाए और जो पाकिस्तान मिलिट्री में उनके बाद सीनियर तरीन अफसरान हैं उनमें से किसी ना किसी को मौका मिल जाए। अब ज़रा एक एक करके आपके सामने नाम रखते हैं कि अगर 29 नवंबर जब शाम का सूरज गरूब होता है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सूरज भी, उनके इक़्तिदार का सूरज भी अगर गरूब हो जाए और वो पाकिस्तान की जान छोड़ दें तो फिर कौन से 5 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनमें से किसी एक की बारी आ सकती है अगला आर्मी चीफ बनने की। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर, अच्छा ये रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हमने डिफरेंट जगहों से इसे सर्च किया। कुछ जो जगह हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया है उन्हें पहले नंबर पर रख रहे हैं। कुछ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा साहब को पहले नंबर पर रख रहे हैं। हमने डिफरेंट जगहों से पता किया। जाहिर है इस वक्त आईएसपीआर तो हमारी इस बात का जवाब नहीं देगा, इसलिए जो रैंकिंग है 1 2 3 4 5, इसमें अगर 19 20 कोई आगे पीछे हो तो उसकी पेशगी माजरत, क्योंकि जाहिर है आईएसपीआर हमें जवाब नहीं देगा। जो इस वक्त आप ये कहिए कि अवामी सतह पर मौजूद इन्फॉर्मेशन है, वो इंटरनेट हो, दूसरी जगह हो, वहीं से हमने इसको कशीद करके तो आपके सामने रख रहे हैं। तो इसलिए रैंकिंग आगे पीछे हो सकती है। एक आध बंदा जो पहले नंबर पे वो दूसरे पे हो सकता है, दूसरे वाला पहले पे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले 5 जो सीनियर तरीन है वो आपके सामने रखते हैं। तो अब चलते हैं इस लिस्ट की तरफ और पहले नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया। प्रमोट हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल अक्टूबर 2022 में और 80th पीएमए लॉन्ग कोर्स से हैं, आर्मर्ड कोर्स से हैं और 11th कैवलरी से हैं। एजुकेशन इनकी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से है। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं 2019 में जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, याद कीजिए, उस वक्त ये डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस थे। कोर कमांडर हैं और इनके पास सितारा बसालत है। फॉर्मर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ भी हैं। मतलब बिल्कुल इनके ऊपर एतमाद करना चाहिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और रिटायर होकर जो इनका हक बनता है वो इनको देना चाहिए। इनको आर्मी चीफ बनने देना चाहिए क्योंकि ये सीनियर हैं और मेरे ख्याल में तो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। और अगर फील्ड मार्शल साहब इन पर एतबार नहीं करते तो ये अफसोसनाक होगा। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा प्रमोटेड एज लेफ्टिनेंट जनरल ऑन अक्टूबर 2022 में प्रमोट हुए ये भी, और 22nd OTS कोर्स के हैं ये भी, फील्ड मार्शल साहब की तरह आर्मर्ड कोर्स से हैं। और एजुकेशन इनकी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमएससी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ किया हुआ है, एमएससी आर्ट्स एंड साइंस ऑफ वॉरफेयर, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखते हैं कि फील्ड मार्शल साहब इनको मौका देते हैं कि नहीं। अगर वो पहले वाले जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया को मौका नहीं देते तो देखते इनके ऊपर एतबार करते हैं, इन्हें मौका देते हैं
पाकिस्तान आर्मी को लीड करने का या नहीं। इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। जनवरी 2025 में ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। इससे पहले ये कोर कमांडर लाहौर रहे हैं 2023 से 2025 तक, और सुनने में आया था कि शायद ये किसी को पसंद नहीं आए थे तो इसलिए इन्हें तब्दील कर दिया गया था। बहरहाल इस वक्त ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। जनवरी 2025 से इन्होंने इस पोजीशन के ऊपर काम शुरू किया था। देखते हैं इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, ये प्रमोट हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर अक्टूबर 2022 में, और 80th PMA लॉन्ग कोर्स से हैं। सिंध रेजिमेंट है। एजुकेशन मिलिट्री कॉलेज जेहलम है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ज़ाहिर है तालीम याफ्ता है या तरबियत याफ्ता है, और ये लाहौर के कोर कमांडर हैं जनवरी 2025 से। तो इस वक्त ये कोर भी कमांड कर रहे हैं। इनके पास पूरा एक्सपीरियंस है आर्मी चीफ बनने के लिए, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह साहब से की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर फील्ड मार्शल साहब कितना एतबार करते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि नहीं। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल इमाद हुसैन शाह प्रमोट हुए हैं एज आ लेफ्टिनेंट जनरल नवंबर 2023 में, और ये 81st PMA लॉन्ग कोर्स से हैं। इन्फेंट्री पंजाब रेजिमेंट कुछ कहते हैं, कुछ हमें इनकी कंफर्म इनके बारे में हमें पता नहीं चल सका। बहरहाल अक्सर लोग कहते हैं कि पंजाब रेजिमेंट से। एजुकेशन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से इनकी एजुकेशन है, और ये कोर कमांडर गुजरावाला शायद वहाँ पर इस वक्त ये अपॉइंटेड है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक प्रमोट हुए अक्टूबर 2021 में, और ये PMA लॉन्ग कोर्स से हैं, इन्फेंट्री डिवीज़न से हैं बलूचिस्तान, और इनकी एजुकेशन भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी है, जो PhD US पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर है। उससे पहले इन्होंने मास्टर्स भी कर रखा है, और दूसरी इनके पास एजुकेशनल डिग्रीज भी हैं। इस वक्त ये DG ISI हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक रिटायर्ड हो चुके हैं वैसे तो ये, लेकिन ये इस वक्त एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। वैसे तो इनके बाद वाले जो जनरल साहब हैं उनका नाम हमें यहाँ ऐड करना चाहिए था पहले 5 में, लेकिन इसलिए किया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी तो रिटायरमेंट के बाद ही आर्मी चीफ बने थे, तो अगर वो बन सकते हैं तो ये क्यों नहीं बन सकते। इसलिए हमने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा, क्योंकि अब तो रवाज है रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी चीफ बनने का, तो जब आसिम मुनीर साहब बन सकते हैं तो आसिम मलिक क्यों नहीं बन सकते। नाम तो इनका भी आसिम ही है, तो इसलिए हमने कहा कि इनका नाम 5वें नंबर पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनके नाम को हम यहाँ से हटाएं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। ये 5 वो अफसरान हैं। अक्सर आप कमेंट लिखते थे कि जी कौन कौन से 5 मुतवक्के अफसरान हो सकते हैं, आप हमारे सामने रखिए। दोबारा जो सीनियर लोग हैं मिलिट्री से, मीन आर्मी से, मिलिट्री बार बार कह देता हूँ, आर्मी से, और जो इनकी सीनियरिटी को समझते हैं, मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं कोताही की होगी, कोई नंबरिंग ऊपर नीचे की होगी एजुकेशन में, या इनकी कोर में इनका जो एक्सपर्टीज़ है उसमें कुछ गलत बोल दिया होगा, उसके लिए पेशगी माजरत, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वो भी बड़ी मुश्किल से कशीद करनी पड़ी, और हमने आपके सामने रखी है कि ये वो 5 लोग हैं जिनमें से एक पाकिस्तान आर्मी के चीफ बन सकते हैं अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इनकी स्किल्स के ऊपर भरोसा करें। ये ध्यान में रखिए कि फील्ड मार्शल साहब के 3 साल गुजरने के बाद उनके जो साथ वाले थे वो ज़्यादातर रिटायर हो चुके हैं या अभी हो जाएंगे, इसलिए ये वो लोग हैं जो उसके बाद सीनियर मौजूद हैं जिन्हें चीफ बनाया जा सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अब आते हैं हमारे बहुत ही, आपको पता है, दिलकश पर्सनालिटी, बहुत ही हैंडसम, जाज़बे नज़र, हमारे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब। वो गए डॉ मेडिकल कॉलेज, उन्होंने जाना था, और अब वहाँ की जो फैकल्टी है, डॉक्टर निदा और दूसरे लोग, ज़रा गौर कीजिए कि कितने हरासा हैं वो बेचारे। ये हालांकि इतने दिलकश और इतनी अब मैं यही कहूँगा कि इतनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं हमारे DG ISPR साहब। मेरी समझ से बाहर है कि डॉक्टर्स बेचारों को इतना क्यों डरा दिया। हालांकि डॉक्टर्स को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, यकीन कीजिए, इनका वो हम वैसे ही कह देते हैं कि खून खुश किया होता है। मुझे नहीं पता अंदर वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स इन बेचारों के कितने खुश किए हुए होंगे, क्योंकि मैं फिजिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फेंटा लगाया जाता है स्टूडेंट्स को, फेंटे का मतलब है पढ़ाया, सख्ती की जाती है, उल्टे ही लटकाए होते हैं बेचारे तकरीबन, ना उन्हें दुनिया का पता होता है ना अपना पता होता है। मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं है कि वहाँ पर वो तफरी कर रहे होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो हरकत आपने उनके साथ की है, मेरी समझ से तो बाहर है। तो ये ज़रा मैसेज सुनिए जो वहाँ की फैकल्टी डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को दे रही है। वो कह रही है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द विजिट ऑफ द हाई प्रोफाइल डेलीगेशन टू डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओजा कैंपस हैज़ बिन रीस्केड्यूल्ड फॉर थर्सडे 20th November 2025. Attendance is compulsory.
जो गांव में हमारे लोग सुन रहे हैं, ये मैसेज है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो डॉ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ओजा कैंपस में, उनको ये बताया जाता है कि रीस्केड्यूल हो गया, मतलब दोबारा से तरतीब बना दी गई है, दोबारा से प्लान बन गया है। जो हाई प्रोफाइल, मतलब बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने हमारे यहाँ आना है, 20 नवंबर को उन्होंने तशरीफ़ लाना है, और आपकी जो हाज़िरी है वो यकीनी है, वो ज़रूरी है। अगर आपने हाज़िरी यकीनी ना बनाई तो फिर आपका इलाज करेंगे। तो कंपल्सरी अटेंडेंस है, एंड ऑल हैव टू रिपोर्ट एट 8:30 AM। सुबह 8:30 बजे सब ने रिपोर्ट करना है, तमाम। ये सब तकरीबन डॉक्टर ही, आप इन्हें समझे ना, मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर निदा एंड आई विल टेक यू देयर, ये जो डॉक्टर साहबा लिख रही हैं, प्रोफेसर साहबा मैसेज, वो बता रही हैं कि मैं और डॉक्टर निदा फिर आपको लेकर जाएंगे। और क्लीन लैब कोट्स, जो वाइट कोट्स पहने होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि उनमें जब आप दाखिल हो जाते हैं तो आपको इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट वही दिया जाता है जो अमूमी तौर पर उस प्रोफेशन में से फारगुल तहसील होने के बाद, जैसे आप PhD जब कर रहे होते हैं तो आपको जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हैं कि जैसे आप उनके साथ ही प्रोफेसर हैं। ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस में भी सख्ती भी होती है, सीनियर प्रोफेसर्स डांटते भी हैं जब वो काम ठीक नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स को बड़ा एहतराम दिया जाता है। उनके लैब कोट्स वगैरह जो हैं वो वही पहनते हैं जो बाद में फिजिशियन बनने के बाद उन्होंने पहनना होता है, डॉक्टर बनने के बाद। तो उन्हें बताया गया है कि DG साहब को गंदे कोट नहीं पसंद, कोट साफ पहन के आना है अपने, जो लैब कोट, जो वाइट कोट, डॉक्टर का सफ़ेद जो कोट होता है वो। और ID कार्ड्स आर कंपल्सरी। ये ना हो कि कोई PTI का, वो जैसे मंसूर अली खान साहब लौंडा लपाड़ा कहते हैं, तो कोई आ घुसे और डॉक्टर बन के आ जाए कोर्ट, तो अपने ID कार्ड ज़रूर लेके आने हैं सबने साथ, क्योंकि DG साहब के सामने किसी ने नारा शारा मार दिया तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, इन केस ऑफ एब्सेंस, ये है असल बात, 5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इंटरनल एवेल्युएशन। ये जो डॉक्टर होते हैं, एक एक नंबर के पीछे उधर बंदा मर रहा होता है, क्योंकि एक नंबर इधर से इधर हो जाए तो काम जो है ना मेडिकल कॉलेज में आपका चूं हो जाता है। तो इसलिए एक एक नंबर के ऊपर उल्टे लटके होते हैं बंदे। तो वो कह रहे हैं पूरे 5 नंबर आपके जो हैं इंटरनल एवेल्युएशन में हम काट लेंगे अगर आपने DG साहब, जो पीर साहब हैं, DG ISPR साहब, उनका आपने दीदार ना किया। आगे फिर बताया जाता है कि डियर ऑल, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द विजिट ऑफ द हाई प्रोफाइल डेलीगेशन टू डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओजा कैंपस हैज बीन रीस्केड्यूल्ड फॉर थर्सडे 20 नवंबर 2025। वही बात सारी कि फलां दिन उन्होंने आना है। द पर्पज ऑफ दिस विजिट इज टू कंडक्ट एन इंटरेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑन करंट अफेयर्स विद द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ डॉ, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है हेल्थ साइंसेज की, कि इसका मकसद ये कि एक क्वेश्चन, सवाल जवाब का एक सिलसिला असातिज़ा और स्टूडेंट्स का, ये जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं इनके साथ करवाना है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, उन तमाम आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स एंड असाइन टू 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूशन। अब क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो इसके नीचे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, तो वो उन सबको कह रही है यूनिवर्सिटी कि आपके प्रोफेसर्स सवाल बनाएं, क्योंकि सवाल ये भी तो हो सकता है कि सर आप लोगों को नंगा क्यों करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो लोगों को नंगा देखते हैं, जिंदा को भी देखते हैं, मुर्दा को भी देखते हैं। जिंदा को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं या मेडिकल एग्जाम के लिए देखते हैं, और मुर्दा को जब उन्होंने ज़ाहिर है अगर पोस्टमार्टम वगैरह करना है, तो डॉक्टर्स को तो आदत है लोगों को नंगा देखने की। तो ये भी सवाल को बच्ची पूछ सकता है कि हजूर आपको लोगों को नंगा देखने की क्यों आदत है, आप क्यों नंगा करते हैं, आपको क्या मिलता है आपको इसमें से, मतलब नंगा करके आपने क्या उसमें से ऐसा हासिल करना है जो लोगों को नंगा करके मारते हैं। तो अब ऐसा सवाल तो फिर नहीं चलेगा। या दूसरे और बहुत सारे सवाल कि आप ये फील्ड मार्शल क्यों बन गए, परफॉर्मेंस तो एयरफोर्स की थी, ये भी जनरल नॉलेज के सवाल है ना, और करंट अफेयर्स के हैं, करंट वक्त के हैं, को हमारे जैसे ऐसी इंतशारी ने उनका दिमाग खराब किया हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रिस्क नहीं लेना, ये सवाल प्रिपेयर करके उनके हाथ में देने हैं ताकि वही सवाल पूछें जो आपने उनको सिखाए हों। तो ये सूरत हाल है। DG साहब कुछ खुदा का खौफ करें, इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ गए हैं। अच्छा चलें, एक काम करें, आपने तो अपने कार्रवाई करनी है, तो आप ज़रा, मेरा मतलब जो बच्चे ज़रा पढ़ने वाले ज़रा कम हैं, उस तरफ को चले जाएं। क्यों डॉक्टर्स के पीछे पड़ गए हैं आप, इधर से आपको क्या मिलना है। हैरान हूं मैं कि 5-5 नंबर आपने कटवाने, और आपको पता नहीं इस चीज़ से आपको क्या हासिल होना है। समझ से बाहर है कि आप लोग तो कोई इदारा, कोई जगह, किसी जगह पर मेरिट, किसी जगह पर मेहनत, किसी जगह पर लोगों की लगन, मतलब हर चीज़ की आपने तौहीन करनी है, बाज नहीं आना। इनकी भी इज्जत है, ये स्टूडेंट्स है, क्यों 5 नंबर आप काटेंगे। आप कायदे आज़म है कि आपको लोगों ने ज़रूर सुनने आना है, हद है वैसे। अच्छा जी, अगली खबर ज़रा रख लें। वो भी हमारे एक चांद हैं जो मतलब अनोखे लाडले हैं, जो खेलन को मांगे चांद। वो हैं हमारे बिलाल बिन साकिब, जिनके बारे में कहा जाता है कि कोर कमांडर पेशावर के वो दामाद हैं, ये क्लेम किया जाता है। बिटकॉइन जो है वो $1,25,000 से गिर के 83,000 या शायद उससे भी अब नीचे इस वक्त आया हुआ है, या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता इस वक्त क्या है। और ये पिछले चंद हफ्तों के अंदर ही, 2-3 हफ्तों के अंदर ही ये तबाही हुई है बिटकॉइन की सारी। और सोचिए कि अभी बातें हो रही हैं अमेरिका के अंदर रिसेशन की।
अगर अमेरिका को रिसेशन ने हिट कर दिया तो फिर आप खुद ही सोचिए कि ये बिटकॉइन जो 83,000 पे है, ये 10,000 पे भी आ सकता है, ये 5,000 पे भी ये सिफर पे भी आ सकता है। तो अब सवाल ये है, और ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो अब आपको नज़र ही आ रहे हैं। तो ये जो साहब थे जो बिजली भी सस्ती करके वो आपकी जेब से दिलवा रहे थे, जो सदर ट्रंप के एक साथी को भी बिटकॉइंस का सारा सीन, बिलाल बिन साकब साहब ने जो हमें यहाँ पर एक फुलिश पैराडाइज क्रिएट की थी पाकिस्तान में कि महंगी तरीन बिजली, याद है ना, हमने आपको बताया था कि ईरान $500 में एक बिटकॉइन को माइन कर सकता है, इसकी जो माइनिंग होती है। क्योंकि इस दिन दोबारा आपको समझाएंगे, पहले भी एक दिन बताया था कैसे माइनिंग होती है, एक पजल की तरह है जो कंप्यूटर के अंदर, और उसमें बहुत एनर्जी यूज़ होती है। और दूसरे कुछ मुल्क हैं, किसी में 500, किसी में $400, किसी में, पाकिस्तान में $54,000 लगते हैं। कितने? $54,000, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में एक बिटकॉइन जो है वो बनता है, माइन होता है। और पाकिस्तान को जाहिर है, तो ये अगर काम करना है तो ये दुनिया जो है वो ईरान में करेगी, या दूसरे मुल्क जो है जो गल्फ़ के जो दूसरे मुल्क जहाँ पर एनर्जी सस्ता है वहाँ करेंगे जाके कंप्यूटर लगा के। यहाँ कौन करेगा, लेकिन वो बज़िद थे। अब ये मामला, अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है हमारी अशराफिया की। ये सौलत साहब ने ये खबर दी हुई है, वो कहते हैं कि ब्रिटिश कौंसिल के मुताबिक इस साल ओ लेवल के इम्तहान में 1 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे। ओ लेवल में 8 मज़ामीन की इम्तहानी फ़ीस 2,11,000 रुपये है। इस तरह सिर्फ एक ओ लेवल के इम्तहान में कैम्ब्रिज बोर्ड जो है वो तकरीबन 21 अरब रुपए पाकिस्तान से ले जाएगा, जबकि फेडरल गवर्नमेंट का पूरे साल का हायर एजुकेशन का बजट 6 अरब रुपए है। सिर्फ एक इम्तिहान में हमारी एलीट क्लास 21 अरब खर्च कर देती है, जबकि कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी का ये 7 साल का बजट है, और इसमें ए लेवल, IGCSE और GCSE के तलबा शामिल नहीं हैं। अगर सब मिला लें तो सिर्फ एक इम्तहान की मद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 30 अरब या 40 अरब इकट्ठे कर लेती है। और मजीद जान लें कि ए लेवल और IGSE के इम्तहानात साल में 2 बार होते हैं, यानी साल का तकरीबन कोई 60 से 80 अरब रुपया जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान से ले जाती है। सिर्फ इम्तहान पढ़ाते नहीं है, वो सिर्फ इम्तहान लेते हैं, उसमें वो पैसा ले जाती है। और इशराफिया हमारी अपने बच्चों के ऊपर ये सिर्फ इम्तहान दिलवाने के लिए पैसा खर्च कर रही है। अमेरिकन स्कूल्स, पाक तुर्क स्कूल्स और बहुत सारे गैर मुल्की स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस जो है उन्होंने अलग कमाई लगाई हुई है, और हम घर में घुसकर मारने की तैयारियां कर रहे हैं, जो हमने घर में घुसकर मारना है। जबकि बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारे हमारे निज़ाम की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर हमारे घर में घुसकर हमारा माल लूट रहे हैं और हमारे ज़हीन बच्चों को भी बाहर खींच रहे हैं। दरअसल हमारा सियासत से ही नहीं, तालीम से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। थोड़ा नहीं, पूरा सोचिएगा किस निज़ाम को रोएं, ये पाकिस्तान में हो रहा है। अशराफिया क्योंकि सेट है, उनकी गेम सेट है, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि किस भाव क्या बिक रहा है। अगली खबर ज़रा आपके सामने रखते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अदील राजा साहब ने एक अपील की है। अदील राजा अरशद शरीफ के फॉर्मर प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने पहले कहा क्या है वो सुन लीजिए, फिर मैं थोड़ी सी उसकी आपको डिटेल बता दूं। सुनिए। कि अरशद साहब का नाम लेके जो भी कोई फंड रेजिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप प्लीज़, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरी दरखास्त है कि कोई फंड मत दीजिए। कोई अपने पैसों से करता है ज़रूर करे, मैं किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ से पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ, हम लोगों का अरशद साहब की फैमिली का किसी भी फंड रेजिंग से ज़ीरो कोई ताल्लुक नहीं, 0/0 ताल्लुक है। आप अरशद साहब के लिए कुछ कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वो पाकिस्तान से ही उठनी है। हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं अरशद साहब को जो इंसाफ मिला है यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर फिलहाल किसी के पास कोई ताकत नहीं है कि अरशद साहब को इंसाफ दे सके। तो प्लीज़ आप कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा करें, किसी का भी नाम लगाएं, आप अरशद साहब का नाम लेके फंडिंग नहीं लें, कोई फंड ना करें। प्लीज़ मेरा ये आपसे गुजारिश है कि फंड ना किया जाए। आप लोग अरशद साहब का नाम लेके लोग भी मत इकट्ठे करें तो बेहतर होगा, लेकिन जो कराने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ उनका नाम लेके फंडिंग मत इकट्ठा कीजिए। फिलहाल सुन लिया आपने। अदील राजा सबसे ये अपील कर रहे हैं कि अरशद शरीफ के नाम पर, अगर अरशद शरीफ शहीद, उनके नाम पर अगर कोई भी पैसे इकट्ठे करता है या किसी तरह से भी उनके नाम को दुनिया पूरी में कहीं बेचने की कोशिश करता है, तो आपने बराए मेहरबानी किसी तरह से भी कोई उनके नाम पर चंदा फंडिंग जो है उसमें हिस्सा नहीं लेना। और उसकी उन्होंने वजह बता दी कि उनकी फैमिली ऐसा कभी नहीं चाहती। एक दफ़ा लोगों ने खुद से ही, जब उन्हें शहीद किया गया था, तो फैमिली से पूछे बगैर किसी एक शख्सियत ने फंडिंग इकट्ठी कर ली थी। तो फिर फैमिली ने कहा क्योंकि अब आपने कर ली है तो आप इसे किसी यूनिवर्सिटी में दे दें। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा अच्छा नस्ट में दे दें, और नस्ट यूनिवर्सिटी में वो फंडिंग दे दी गई थी, स्कॉलरशिप क्रिएट कर दिए गए थे। अब उसके बाद उनकी फैमिली ने यही कहा हुआ है कि उनके नाम पर आप किसी किस्म का कोई चंदा इकट्ठा ना करें।
उसकी वजह यह है कि अरशद को जो लोग जानते हैं वो जो करीब से जानते हैं, बहुत सारे लोग तो उन्हें उतना करीब से नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो तो अपने जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं उनसे खाना खाने के रवादार नहीं थे। तो अरशद शरीफ की फैमिली को पता है कि उनकी रूह कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके नाम पर कभी भी कोई भी चंदा इकट्ठा किया जाए। इसलिए मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। और दूसरी बात ये कि अरशद कोई लावारिस नहीं है कि उनके बारे में ऐसी बातें की जाएं। उनका पूरा ख़ानदान मौजूद है, उनके बच्चे हैं, उनकी बेगम हैं, और उसके साथ साथ उनके दो बहुत ही करीबी दोस्त, यही अदील राजा और उस्मान, ये उनके राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं। ये बिल्कुल ज़िंदा हैं और उनके होते हुए मुझे आपसे या किसी और दोस्त को चंदे की अपील करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि ये ऐसे ही हैं जैसे वो अरशद के सगे भाई हैं। ये सब इसलिए इस वक्त खामोश हैं कि पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं है कि वो उनके केस को चला सकें या उसमें इंसाफ ले सकें। जाहिर है वो केस पाकिस्तान में ही चलना है, इंसाफ भी किसी दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान से ही मिलना है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझ पर और अरशद शरीफ पर इकट्ठे FIR हुई थी। हम एक ही FIR में थे जिसमें मैं उठाया गया था और अरशद को मुल्क से जाना पड़ा था। जब मुझे तशद्दुद किया जाता था तो अरशद के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता था और बयान लेने की भी कोशिश की जाती थी, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बगावत और गद्दारी का मुकदमा जिसकी वजह से अरशद को मुल्क छोड़ना पड़ा और फिर शहीद होना पड़ा, वो वही मुकदमा था जिसमें मैं उठाया गया था। हम मुकदमा वार थे, इकट्ठे थे। तो वो वक्त आएगा, मैं भी गवाही दूंगा उसमें। अभी आपने मुझे भी खामोशी पाया होगा इस बात में, क्योंकि अभी वक्त नहीं है अरशद के नाम के ऊपर अभी बड़े बड़े दावे करने का। अभी इस वक्त नहीं है, बल्कि उसका केस खराब तो किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता इस वक्त। तो अभी खामोशी बेहतर है। वक्त बदलेगा तो फिर जाहिर है हम भी गवाही देंगे जो कुछ हुआ था। और इसी तरह मैंने आपको बताया, मैं नाम भी नहीं बता रहा, नाम बताऊंगा जो अरशद शरीफ के असल दोस्त हैं, मुझसे भी ज़्यादा दोस्त हैं, जो जैसे मैंने बताया अदील और उस्मान तो उसके राइट और लेफ्ट हैंड हैं। उसके अलावा 3-4 उसके जो दोस्त वो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो उसके असल में करीबी तरीन दोस्त हैं। और उसके बाद मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ठीक है, अरशद एक बड़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी का और हर दिल अजीज़ पर्सनालिटी का मालिक था। जो भी शख्स उसे मिलता था वो उसको यही लगता था कि वो उसका दोस्त है, भले एक दिन की दोस्ती हो, भले 2 साल की हो। लेकिन मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जब आप किसी भी शख्स को, जिसकी फैमिली है, जिसके मैंने बताया कि अदील और उस्मान जैसे राइट और लेफ्ट हैंड हैं, जब अदील को अब मजबूर होकर मैसेज देना पड़ा तो फिर बेहतर होता है कि उनका इंतज़ार किया जाए। उनसे ज़्यादा तो किसी और को अरशद का गम नहीं हो सकता ना, तकलीफ नहीं हो सकती या नीड नहीं हो सकती कि अरशद को इंसाफ मिले, अरशद के बच्चों से ज़्यादा, उसकी फैमिली से ज़्यादा। तो इसलिए बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा अरशद का नाम नहीं होना चाहिए, अरशद का जिक्र बिल्कुल जो कर सकता है करे, अरशद के साले सवाब के लिए भी कुछ करे, लेकिन उसके नाम पर जो फंडिंग इकट्ठी करनी, पैसे का लेन देन है, मैं वैसे भी आपको मेरी आदत का पता है कि किसी तरह के भी पैसे के लेन देन से मैं दूर रहता हूँ। अरशद के मामले पर तो मैं खुसूसी कहूँगा, वो शहीद हो चुके हैं, बराए मेहरबानी उनके नाम पर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो हमारी रिक्वेस्ट समझ लें, मिन्नत समझ लें कि इस काम में ना पड़े। अच्छा जी, आगे चलें ज़रा। लाहौर रायविंड में कार्रवाई, 3 मुबैना अफराद की गिरफ्तारी, TLP से उनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, असला बरामद हुआ है और इसको जाहिर है मरीम नवाज साहबा की सिक्योरिटी के साथ जोड़ा जा रहा है। ये खबर दी है मज़हर बरलास साहब ने और दी है सियासी लोग, चौधरी गुलाम हुसैन साहब और मज़हर बरलास साहब वगैरह एक वीलॉग करते हैं, 2 इकट्ठे मिलकर, और सियासी लोग उसका नाम है। और अगर आप YouTube में सियासी लोग लिखेंगे तो वो व्लॉग सामने आ जाएगा, ज़रूर देखिए जब आपको वक्त मिले, क्योंकि इस तरह की जो स्टोरीज़ पंजाब से रिलेटेड अक्सर मुझे वहाँ पर देखने को मिलती हैं। चौधरी साहब पर तो आजकल पाबंदी है उस व्लॉग में बैठने पर, लेकिन दूसरे लोग बैठते हैं और वो बातचीत करते हैं। तो आपको अगर